हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट एग्जाम 2023 के लिए ईवीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। जो आज यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन नहीं लेके आए, यहाँ पे ऑप्शनल क्वेश्चन है। जो क्योंकि आज मैं पीडीएफ तैयार नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए मैं पीडीएफ तैयार नहीं कर पाई हूँ। तो आज मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो आप इसे क्वेश्चन के मैं नेक्स्ट डे पे तो आप लोग के लिए वन लाइनर क्वेश्चन फिर से लेके आऊँगी। जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी मैं पीडीएफ फिर से बना दूंगी। और अच्छे टॉपिक पे इस बार मैं शेल्टर के बारे में बताऊंगी, और कुछ और यहाँ पे जो एनसीईआरटी में जो और भी सारे चैप्टर हैं उनसे मैं क्वेश्चन बना के लेके आऊँगी। वन लाइनर क्वेश्चन में जो आपको पढ़ने में से एग्जाम में पढ़ने के लिए आपको अच्छे से आसान है। तो आज हम लोग बस इसमें सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन ये है, घास भूमि में पेड़ घासों के पारिस्थितिकी प्रतिस्थापन के रूप में प्रतिस्थापित नहीं होती है। तो यहाँ ऑप्शन ए, सीमित सूर्य प्रकाश और पोषक तत्व की कमी होती है। ऑप्शन बी, कीट तथा कवक। ऑप्शन सी, जल तथा आग की कमी। ऑप्शन डी, विकल्पों में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सीमित सूर्य प्रकाश और पोषक तत्व की कमी होती है। जब यहाँ पे सूर्य का प्रकाश और पोषक तत्व की कमी हो जाएगी तो कोई भी घास या पेड़ पौधा भी पारिस्थितिकी रूप में प्रतिस्थापित नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, वह पौधे जिसमें पुष्प और उसके पूरे जीवन काल में एक ही बार आता है क्या कहलाता है? तो पॉलीकार्पिक। ऑप्शन बी, मोनोकार्पिक। ऑप्शन सी, मोनोगामास। ऑप्शन डी, मोनोजेनेरिक। यहाँ पे एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आया, बट मैं क्या है कि जो मैं इसे वन लाइनर में शेल्टर से जिसे मैं वन लाइनर और 2-3 वीडियो में बनाई हूँ वैसा तो नहीं बना पाई हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ आज क्वेश्चन ही रखने वाले हैं। ये भी एनसीईआरटी की ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है, वह पौधे जिसमें पुष्प उसके पूरे जीवन काल में एक ही बार आता है क्या कहलाता है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मोनोकार्पिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, प्राकृतिक। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो? जो पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक है। तो ऑप्शन ए, औरत। ऑप्शन बी, पुरुष। ऑप्शन सी, पौधे। ऑप्शन डी, जीवाणु। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पौधे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, कोमास बीज में पाए जाते हैं क्या पाए जाते हैं? ऑप्शन ए, लंबी रेशे। ऑप्शन बी, पंख। ऑप्शन सी, बाल। ऑप्शन डी, हुक या कांटा। यहाँ भी बोला कोमास बीज में क्या पाए जाते हैं, तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, लंबे रेशे। क्वेश्चन नंबर 6, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यहाँ पे ये पूछा है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? तो ऑप्शन ए, नर्मदा। ऑप्शन बी, गोदावरी। ऑप्शन सी, महानदी। ऑप्शन डी, कावेरी। यहाँ पे पूछा है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से वे राज्य कौन से हैं जिनमें अगस्त्यमलाय जीवमंडल फैला हुआ है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए, केरल एवं तमिलनाडु। ऑप्शन बी, तमिलनाडु से कर्नाटक। ऑप्शन सी, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी, केरल एवं तमिलनाडु। यहाँ पे जो पूछा है जो अगस्त्यमलाय जीवमंडल फैला हुआ है, तो यहाँ पे राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, केरल एवं तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विविध अंत समुद्री पेड़ पौधे तथा प्राणी जात का संरक्षण करने का जैव रिजर्व है? तो यहाँ पे ये पूछा है कि जो समुद्री पेड़ पौधे तथा प्राणी जात का संरक्षण करने वाला जो जैव रिजर्व है वो कौन है? ऑप्शन ए, लक्षद्वीप। ऑप्शन बी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन सी, दमन और दीव। ऑप्शन डी, दादर नगर हवेली। यहाँ पे ये पूछा गया है कि समुद्री जो पेड़ पौधे तथा प्राणी जात का जो संरक्षण करने वाला जो जैव रिजर्व है वो कौन है? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के किस राज्य में अनुमानित कोयले के विशालतम सुरक्षित भंडार उपलब्ध है? जो भारत के किस राज्य में जो अनुमानित कोयले का जो विशालतम सुरक्षित भंडार उपलब्ध है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी, बिहार एवं नवनिर्मित झारखंड समेत। ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी, उड़ीसा। यहाँ पे ये पूछा है भारत के किस राज्य में अनुमानित कोयले के विशालतम सुरक्षित भंडार उपलब्ध है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार यानी नवनिर्मित झारखंड समेत।
क्वेश्चन नंबर 10, भारत में ध्वनि प्रदूषण स्तर की स्वीकार्य सीमा क्या है? तो यहाँ पे जो भारत में जो ध्वनि प्रदूषण है उसकी जो उसकी स्तर है वो स्वीकार्य सीमा क्या है? तो यहाँ ऑप्शन ए है 16 से 35 डेसिबल, ऑप्शन बी 40 से 45 डेसिबल, ऑप्शन सी 70 से 100 डेसिबल, ऑप्शन डी 10 से 15 डेसिबल। जो भारत में ध्वनि जो प्रदूषण स्तर की जो स्वीकार्य सीमा है वो कितने डेसिबल है, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो हमारा राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी 40 से 45 डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 11, वाटर पोलो में प्रत्येक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? जो वाटर पोलो एक खेल है। यहाँ पे जो उसमें पूछा है कि वाटर पोलो में कितने जो टीम उनकी होती है वो कितने खिलाड़ियों का होता है। तो यहाँ पे ये पूछा है। तो यहाँ पे पूछा है ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 5, 7, 9, 5, ऑप्शन डी 4। तो यहाँ पे ये पूछा है कि वाटर पोलो में प्रत्येक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए 7। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हम 7। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन से हेवी वेट मुक्केबाज ने अपने जीवन काल में एक भी मैच हारा नहीं है? तो यहाँ पे पूछा है कि एक भी मैच नहीं हारा, जो मुक्केबाज जो अपने जीवन काल में एक भी मैच नहीं हारा वो कौन सा व्यक्ति है? तो यहाँ पे ये पूछा है। तो हमारा सब ऑप्शन ए रॉकी मर्सियानो, ऑप्शन बी ली एप्परसन, ऑप्शन सी लैरी हाल्मस, ऑप्शन डी माइकल स्पिंक्स। यहाँ पे ये पूछा है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रॉकी मर्सियानो। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित में से किन देशों को पार करती है? तो यहाँ पे ये पूछा है। तो ऑप्शन ए तिब्बत, चीन और म्यांमार बर्मा, ऑप्शन बी भूटान, नेपाल और भारत, ऑप्शन सी चीन, भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन डी भारत, बांग्लादेश और म्यांमार। जो ब्रह्मपुत्र नदी जो उद्गार से लेकर डेल्टा तक को किन नदी को पार करती है? जो ब्रह्म नदी है। तो यहाँ पे राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी चीन, भारत और बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 14, जो प्यूनिका ग्रेनेटम वैज्ञानिक नाम है उसका ऑप्शन ए कस्टर्ड सेब, ऑप्शन बी गुलमोहर, ऑप्शन सी सिल्वर ओक, ऑप्शन डी अनार। तो यहाँ पे जो प्यूनिका ग्रेनेटम वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी अनार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ऑस्ट्रेलिया की बृहद प्रवाल रोधिका थी जो ग्रेट बैरियर रीफ किसके समानांतर स्थित है? तो यहाँ ऑप्शन ए पूर्वी तट, ऑप्शन बी पश्चिमी तट, ऑप्शन सी उत्तरी तट, ऑप्शन डी दक्षिणी तट। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पूर्वी तट। क्वेश्चन नंबर 16, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष में हुआ है? तो पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष में हुआ है और क्वेश्चन ये पूछा है। तो हमारा ऑप्शन है 1869 में, ऑप्शन बी 1980 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1905 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1914 ईस्वी में। तो बताइए पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी 1914 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 17 ये क्वेश्चन पूछ रहा है, भोजन, प्रकाश तथा स्थान के लिए कठिन प्रतियोगिता कहाँ होती है? जो पूछ रहा है भोजन, प्रकाश तथा स्थान के लिए कठिन प्रतियोगिता कहाँ स्थित होती है? तो ऑप्शन यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। तो 4 विकल्प में से आपका ऑप्शन ए ये पूछा है, दूरस्थ संबंधी प्रजातियों के विभिन्न आवास में विकास, ऑप्शन बी निकट संबंधी प्रजातियों के समान नीके क्षेत्र में विकास, ऑप्शन सी निकट संबंधी प्रजातियों के विभिन्न आवास में विकास, ऑप्शन डी दूरस्थ संबंधी प्रजातियों का समान आवास में। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है कि भोजन, प्रकाश तथा स्थान के लिए कठिन प्रतियोगिता कहाँ होती है? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन
ऑप्शन नंबर बी, निकट संबंधी प्रजातियों के समान नीके क्षेत्र में विकास। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नद मुख्य एस्चुरी है? तो यहाँ पे ये पूछा है कि जो कौन सी ऐसी नदी है जो ज्वार नद मुख्य में एस्चुरी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी महानंद, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी नर्मदा। तो ये जो मतलब ये डेल्टा नहीं बनाती है, ये एस्चुरी बनाती है। तो ये कौन सी नदी है? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 19, वह कौन सा एंजाइम है जो दूध को दही से स्कंदित कर देती है? ठीक, ये यहाँ क्या पूछा है, वह कौन सा एंजाइम है जो दूध को दही में स्कंदित कर देता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए रेनिन, ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन सी रेसिन, ऑप्शन डी साइट्रेट। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम पूछा है जो दूध को दही में स्कंदित कर देता है? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए रेनिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, महासागरों के जल वाले भाग में तटीय भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग में पड़ता है तो क्या कहलाते हैं? तो जो महासागरों के जल वाले जो भाग में तटीय भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग पर पड़ता है वो क्या कहलाता है? तो यहाँ ऑप्शन ए स्थल संयोजक, ऑप्शन बी महासागरीय कटक, ऑप्शन सी महाद्वीपीय शेल्फ, ऑप्शन डी महाद्वीपीय ढलान। तो यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन हमारा 20 बोल रहा है महासागरों के जल वाले भाग में तटीय भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग में पड़ता है तो क्या कहते हैं? तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, महाद्वीपीय शेल्फ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है क्योंकि यहाँ पे पूछा है क्योंकि मतलब क्यों उत्पादक है, जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्यों है ये गुजरात? तो यहाँ पे ये पूछा है, यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। तो ऑप्शन ए उसके पास विस्तृत शुष्क तट है, ऑप्शन बी उसके तटों के जल में नमक की मात्रा अधिक है, नहीं, ऑप्शन सी उसके पास विस्तृत उथले सागर है, ऑप्शन डी खारे जल से नमक का उत्पादन करने के अतिरिक्त उसके पास खनिज नमक के भंडार है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा जो उत्पादक है तो वो क्या है, क्यों है? तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, उसके पास विस्तृत शुष्क तट है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? तो महासागरीय धारा नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन ए कैलिफोर्निया, ऑप्शन बी ओशियो, ऑप्शन सी क्यूरोशियो, ऑप्शन डी कोनारिच। तो यहाँ पे ये पूछा है कि निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। तो हमारा ऑप्शन है, यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी क्यूरोशियो। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में न्याय संगत है? तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए मूल कर्तव्य, ऑप्शन बी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी मूल अधिकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में न्याय संगत है? तो यहाँ पे ये दिए गए हैं। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिया, 4 विकल्प पे 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी मूल अधिकार। क्वेश्चन नंबर 24, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? यहाँ पे पूछा है भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी महान्यायवादी। तो यहाँ पे ये पूछा है भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 25, अधिकार पृच्छ का शाब्दिक अर्थ क्या है? यहाँ पे ये पूछा है अधिकार पृच्छ का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए हम आदेश देते हैं, ऑप्शन बी रोकना, ऑप्शन सी किस अधिकार से ये वारंट से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे ये पूछा अधिकार पृच्छ का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो
25 का राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। किस अधिकार से ये वारंट है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन ए 26 मतलब यहाँ पे भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन यहाँ पे ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1952, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1948, ऑप्शन डी 31 नवंबर 1949। जो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो वो राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 27, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस मामले में घोषित किया गया है? तो यहाँ ऑप्शन ए केशवानंद भारती मामला, ऑप्शन बी गोलकनाथ मामला, ऑप्शन सी मीनवा मिस मामला, ऑप्शन डी गोपालन मामला। जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का जो मूल ढांचा होता है वह किस सिद्धांत के मामले में घोषित किया गया था? यहाँ पे ये दिया गया है, तो कौन है? तो यहाँ पे राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए केशवानंद भारती मामला। ठीक है। हमारा लास्ट और 28 क्वेश्चन है। तो यहाँ ऑप्शन 28, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस वर्ष आतंकवाद रोकथाम अधिनियम POTA अधिनियम नियमित रूप से हुआ था? तो यहाँ 4 विकल्प है। तो यहाँ ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2002, ऑप्शन डी 2003। तो जो निम्नलिखित में से किस वर्ष आतंकवाद रोकथाम अधिनियम POTA अधिनियम हुआ था? तो यहाँ पे राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुआ 2002 में। एक और क्वेश्चन है 29 करा दे रहे हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य है? तो ऑप्शन ए बच्चों में वैज्ञानिक जानकारी का विस्तृत करना, ऑप्शन बी बच्चों को उनके परिवेश का महत्व समझाना, ऑप्शन सी पर्यावरण संरक्षण के महत्व से बच्चों को अवगत कराना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। जो निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य है? तो यहाँ पे राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। आज का क्वेश्चन बस इतना ही था। तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में PDF के साथ, जब मैं आपको अच्छे से एक शेल्टर आवाज़ PDF बना लूँगी। जो मकान मतलब लेह लद्दाख में कैसे मकान बनते हैं, राजस्थान में कैसे मकान बनते हैं, ये सब PDF मैं अच्छे से बना लूँगी। तो मैं आपको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही मिलूँगी। और इसके बाद अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।